नमस्कार दोस्तों। तो एसबीआई का सीबीओ का रिजल्ट आउट हो चुका है। तकरीबन 19th ऑफ जुलाई को लास्ट इंटरव्यू हुआ था और उसके बाद बहुत जल्द इस टाइम एसबीआई का रिजल्ट आउट हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी डाउट है, एस्पिरेंट्स का डाउट है कि अभी जॉइनिंग प्रोसेस क्या होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में अभी डाउट है कि जॉइनिंग प्रोसेस क्या होगा, कैसा होगा। तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला ये कॉमन क्वेश्चन है कि ऑफर लेटर कब आएगा स्टूडेंट्स को। तो ऑफर लेटर जनरली 4 to 5 डेज में आ जाता है। तो उसके बारे में आप बेफिक्र रहिए। आपने जो भी मेल आईडी रजिस्टर किया है फॉर्म फिलअप करते वक्त, वही मेल पे आपको ऑफर लेटर रिसीव होगा और वो आपको आ जाएगा। उसके बाद है हाउ कैन यू एबल टू सी मार्क्स फॉर इंटरव्यू एंड रिटर्न। तो आपके मार्क्स आप कैसे देख सकते हो? तो ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने इंटरव्यू दिया है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और उन बच्चों के लिए भी जिन्हें जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, इंटरव्यू भी क्रैक किया और रिटर्न भी क्रैक किया है। क्योंकि उनको एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें रिटर्न में कितने मार्क्स आए और इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए। उसके बाद जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पे, वो एटलीस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि हमें रिटर्न में कितने मार्क्स थे और इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे। तो वो हिसाब से दे कैन प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ सीबीओ। तो ये जो है रिटर्न मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो भी अराउंड 3 to 4 वर्किंग डेज में आ जाते हैं, जिसमें सेक्शन वाइज आपके मार्क्स अवेलेबल होंगे और इंटरव्यू के मार्क्स अलग से अवेलेबल होंगे। एंड देन वो दोनों के मार्क्स नॉर्मलाइज करके वो कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ लगा है आपके सर्कल का, वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होगी। उसके बाद जो है व्हेन शुड वी इनिशिएट रिजाइन प्रोसेस, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है और हर एक बच्चे के मन में ये सवाल रहता है कि हम रेजिग्नेशन प्रोसेस कब स्टार्ट करें, मतलब हम अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन कब करें। ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है। देखो देखो अभी ऑफिशियली ऐसा है कि जब तक हमें किसी अदर बैंक से, मतलब जहाँ पे हम ज्वाइन करने वाले हैं, वहाँ से कोई ऑफर लेटर नहीं आ जाता, तो तब तक हमें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस फॉलो होती है। तो जनरली अगर आप रुक सकते हो 4-5 दिन तो अच्छी बात है। अभी भी अगर आपका रोल नंबर वो सिलेक्टेड लिस्ट में आया है, आपने रिज़ाइन किया है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। आपके ऊपर ये पूरा डिपेंड है। लेकिन कॉमन प्रैक्टिस जो फॉलो फॉलो होती है, आपको जब ऑफर लेटर आता है एसबीआई का, तब आपने रिज़ाइन करना चाहिए। बहुत सारे लड़कों का ये भी एक डाउट है कि एलपीटी कैसा होगा? एलपीटी क्या होगा? क्या एलपीटी में रिजेक्शन हो सकता है क्या? ये बहुत सारे लोगों का डाउट है। देखिए, बहुत सारे लड़कों ने अलग सर्कल से अप्लाई किया है। तो ज़्यादातर अगर अलग सर्कल से अप्लाई किया है आपने और आपके मार्कशीट में वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है वो आपके मार्कशीट में नहीं था, तो आपको एलपीटी देना पड़ेगा। तो एलपीटी में रिजेक्शन हो सकता है क्या? यस, बट इतना हेवीली रिजेक्शन नहीं होता जितना इंटरव्यू में हुआ था, जितना रिटर्न में हुआ था। आपको वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी बहुत समझ में आती है, थोड़ी बहुत बोलने आती है, तब भी आपको कोई इश्यू नहीं होगा जनरली। लेकिन अभी वो टाइम एलपीटी कौन ले रहा है और आपको वो लोकल लैंग्वेज का कितना नॉलेज है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो है मेडिकल। मेडिकल बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रोसेस होता है। बहुत सारे लड़कों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मेडिकल कैसा होगा? अगर मुझे कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, तो उसमें मेरा मेडिकल कैसा होगा? और ये कि क्या मैं मेडिकल में रिजेक्ट हो सकता हूँ क्या? रिजेक्ट हो सकते हो क्या? मतलब बहुत मिनिमल चांसेस रहते हैं मेडिकल में रिजेक्ट होने के, मतलब ना के बराबर। अगर देखो, अगर आपको कोई छोटा-मोटा कोई फ्लक्चुएशन है, जैसे आपका बीपी हाई है या फिर आपको कोई सेकंड डॉक्टर की ओपिनियन लग रही है, आपको बॉडी में कोई डिसीज़ है, सेकंड डॉक्टर की ओपिनियन लग रही है, तो उस टाइम पे सेकंड डॉक्टर का ओपिनियन रिपोर्ट वहाँ पे लगता है, अगर आपको कुछ छोटी-मोटी बीमारी हो तो। बहुत छोटी-मोटी बीमारी हो तो। अगर आपको कुछ बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू है,
तो आपको जो है सलाह दी जाती है कि आप ये पहले ठीक करवाइए, इसका जो भी है ऑपरेट है, जो भी है वो पहले आप करवाइए और उसके बाद आप जॉइनिंग कीजिए। मतलब आपको जॉइनिंग एक्सटेंशन मिलता है वो केस में। उसके बाद अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा क्या? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका इंटरव्यू के टाइम पे हुआ था। इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ था और अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से हो सकता है क्या? ये बहुत सारे लड़कों का डाउट होता है। तो देखो, आपका इंटरव्यू से पहले जब डीवी हुआ था, तो उस टाइम पे आपके फॉर्म पे उन्होंने लिखा होगा कि आप जो-जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने वो फॉर्म पे लिखे होंगे। आपको भी याद होगा, जैसे कोई-कोई वो टाइम पे एनओसी नहीं प्रोवाइड कर पाया या फिर कोई जॉब प्रोफाइल लेटर नहीं प्रोवाइड कर पाया या फिर एनी डॉक्यूमेंट अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो उन्होंने वहाँ पे पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स करके लिखे थे वहाँ पे। तो वही डॉक्यूमेंट्स जनरली आपको मैंडेटरीली शो करने हैं और बाद में आपके जस्ट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो एक बार वेरीफाई होंगे नॉर्मली, जैसा आपका इंटरव्यू के टाइम हुआ था। उसमें ज़्यादा कुछ अभी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पहले जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए थे वे वही डॉक्यूमेंट्स अब वेरीफाई होंगे। आपको एनओसी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जॉब प्रोफाइल लेटर सबमिट किया था वो टाइम पे, तो अभी फिर से जॉब प्रोफाइल लेटर सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। जॉइनिंग रिलैक्सेशन, तो बहुत सारे लड़कों का अभी डाउट रहता है कि मुझे मेरे बैंक में 3 महीने का नोटिस पीरियड है और मुझे 1 महीने में वो अर्ली रिलीव नहीं देंगी मेरी बैंक। तो इस केस में मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ, आपको ना अभी कुछ दिनों में ऑफ़िशियल मेल आएगा बैंक की तरफ से। बैंक की तरफ से मेल आएगा और उसके बाद आपका डीवी और मेडिकल के लिए कम्युनिकेशन होगा। जनरली ये प्रोसेस को 1 महीना 1 से डेढ़ महीना लगेगा अभी। तो 1 से डेढ़ महीने के अंदर-अंदर आपकी फर्स्ट बैच जॉइन होगी। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो लोगों को जो स्टूडेंट्स को 1 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर रिलीविंग मिल रहा है। अपने जॉब से करंट जॉब से वो रिलीव हो पा रहे हैं, उनके लिए ये फर्स्ट बैच यहाँ पे होगी। उसके बाद बैंक फर्दर रिलैक्सेशन देती है 3 महीने का। आपको ऑफर लेटर आता है, तब से लगभग 3 महीने का आपको ईज़िली रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो 3 महीने बाद आपकी सेकंड बैच सीबीओ की होगी, रिलीविंग लेटर एंड जॉब प्रोफाइल लेटर। वही जॉब प्रोफाइल लेटर का मैंने बताया, अगर आपने पहले जॉब प्रोफाइल लेटर सबमिट किया था, तो अभी फिर से जॉब प्रोफाइल लेटर सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है और रिलीविंग लेटर जो है, तो ये एक डाउट रहता है। मान लो आपने 1 महीने लीविंग मिल गया और आप बैंक जॉइन कर रहे हो इमीडिएटली, एसबीआई का बैच इमीडिएटली जॉइन हो रहा है और आपको आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन में रिलीविंग के बाद तुरंत बाद रिलीविंग लेटर नहीं देते। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा रहता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में और कहाँ-कहाँ पे 1 महीने में भी रिलीविंग लेटर मिलता है। तो वो केस में क्या करेंगे? अगर हमारे पास वो टाइम पे रिलीविंग लेटर नहीं होगा, तो मतलब बैंक हम जॉइन कर सकते हैं क्या? देखो, आपने अगर रिज़ाइन दिया है, आप रिलीव हुए हो और आपके पास रिलीविंग लेटर नहीं है और आप सीबीओ की फर्स्ट बैच जॉइन कर रहे हो, फर्स्ट या हो या सेकंड हो, मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप बैच जॉइन करने के लिए वहाँ पे जा रहे हो, तो वहाँ पे आपने जो रिज़ाइन दिया था, वो रेज़िग्नेशन का कोई ना कोई प्रूफ़ उनको दिखाना चाहिए। तो वो एग्री कर लेते हैं, उसमें एज़ सच कोई बड़ा इश्यू नहीं है। देखो ये मतलब बहुत सारे डाउट मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो, मैं पर्सनली आपको बताऊँगा। थैंक यू।